आपका। इसका रीज़न ये है कि मैं खुद बुद्ध का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और उसी राज्य से आप बिलोंग करते हो, और आपने जिस तरीके से, जिस रफ्तार से, जिस तरीके से एक सिनेमा लाया है, मैं राहुल जी के बारे में कहना चाहूँगा कि मैं इनको मिलने के लिए गया था इनके ऑफिस के अंदर, और इन्होंने बोला कि विक्रांत जी मैंने कुछ चीज़ बनाई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप 2 मिनट ज़रा देख लोगे क्या, 2 मिनट्स खाली देखोगे क्या। मतलब ठीक है 2 मिनट देख लेते हैं। और मैं 2 मिनट देखने के लिए बैठ गया और मुझे पता ही नहीं चला कि वो मूवी कब ख़त्म हो गई, और मैं पूरी तरीके से ट्रैप हो गया और मैं चाहकर भी वहाँ से उठ नहीं पाया। और मैंने उसी दिन उनको कमिटमेंट कर दिया कि राहुल जी इस साल के होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में मैं आपकी मूवी फिजिकली स्क्रीन करूँगा, ये प्रॉमिस है आपका। और आज हम लोग साथ में कॉन्फ्रेंस बैठे। तो राहुल जी एक बात बताइए, इतनी ट्रैप्ड मूवी लिखने के लिए आपको कितना वक्त लगा और इसके लिए क्या डेडिकेशन था, इसके पीछे की कहानी क्या है? एक्चुअली ये फिल्म अनफिनिश्ड वॉइस यानी अधूरे शब्द है इस फिल्म का मतलब नाम हिंदी में अगर हम कहें तो। इस फिल्म को लिखने में एक्चुअली मेरा जो एक असिस्टेंट है वो उसने ये कहानी लेकर के वो मेरे पास आया था, बट वो कहानी जैसा वो लेके आया वैसा मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने उस कहानी को पूर्ण रूप से चेंज किया और उस कहानी को अलग तरीके से डेवलप किया। फिर सारी चीज़ें तैयारी हुई और इस फिल्म को हमको मतलब समझ लिए कि डेवलप करने में लगभग 7 to 8 डेज़ लगा इस स्टोरी को पूरा डेवलप करके फिल्म के रूप में लेके आना। और शूटिंग करने में हमें 3 दिन का रिहर्सल और 3 दिन की शूटिंग, एडिट वगैरह मिला करके अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ हम लोगों ने खर्च किया है इस फिल्म के पीछे, और आज आपके पास ये फिल्म है। और होप फॉर द बेस्ट कि वहाँ भी अच्छा कुछ हो, अच्छा लगे लोगों को। तो वहाँ के लोग भी ट्रैप हो, 1 मिनट, वहाँ के लोग भी ट्रैप हो जाए जैसे आप 2 मिनट के लिए ट्रैप हुए थे। तो आपको कैसा लग रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म की आपकी पिक्चर स्क्रीन होने जा रही है फ्रांस में, तो आपको कैसा लग रहा है? ये ना ड्रीम कम ट्रू है, मतलब सपना, एक ऐसा सपना जो बिहार के एक छोटे से शहर से आया हुआ इंसान मुंबई में स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और बहुत कोशिश करके वो एक फ़िल्म बनाता है, और वो फिल्म इस लेवल पे जाए, मतलब कांस जैसे फेस्टिवल में जा करके और ऑफिशियली मतलब जिस तरीके से सेलेक्ट हुई हमारी फिल्म और वहाँ पे फिज़िकली स्क्रीन होने जा रही है, तो ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है हमारे लिए। तो राहुल जी, जैसा सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन ने अभियान की शुरुआत की है कि अगर आपके मूवी के अंदर अगर नए कलाकारों का ब्रेक दे रहे हो, नए राइटर्स को ब्रेक दे रहे हो, तो हम आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। तो इस अभियान के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है आपकी कि आप उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन लोगों को सामने लेकर के आ रहे हैं जिनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। एक अच्छे राइटर जो बेचारे कहानी लिखते रहते हैं और उनके नाम पे कोई और फिल्म बना ले जाता है, अपना नाम, उनका नाम भी नहीं देता है। दूसरा, जैसे कि अभी रिसेंटली बहुत से ऐसे केस हुए हैं जो फिल्म के ऊपर केस किया जा रहा है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, कंट्रोवर्शियल बातें हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों को इस प्लेटफॉर्म तक ले जा रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सेव इंडियन सिनेमा मतलब हिंदुस्तानी फिल्म को बचाने का जो मुहिम है आपका, ये बहुत आगे तक जाएगा। और मेरे जैसे बहुत से ऐसे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं जो बहुत ज़्यादा ही इस मुहिम से जुड़ना चाहेंगे और अच्छी अच्छी फिल्म बनाना चाहेंगे। दोस्तों, मैं बताऊंगा कि गए 5 साल में हम लोग ने लगभग 19 फिल्में कांस में यहाँ से भेजी है इंडिया से, जिसमें से 5 फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साथ ही साथ 6 फिल्मों को फिल्म फेयर अवार्ड में मिला है। तो ये हमारा अचीवमेंट है 5 साल का। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सोनाली, आप एज ए डायरेक्टर इनसे मिली थी और आपने एक बहुत ही अच्छी मूवी की जिसके अंदर एक बड़ी आर्टिस्ट भी थी, जरीना वहाब। तो आप एज ए एक्टर मिले, लेकिन इस दूसरी मूवी में एज ए प्रोड्यूसर उनसे जुड़ गए, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि जो पहली वाली स्टोरी थी उसमें मैं ही लीड थी एंड उसमें जो कैरेक्टर परफॉर्म करना था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बोला कि ये मैं ही करूँगी परफॉर्म। बट दूसरी वाली में क्या है कि उसमें जो मेन जो कैरेक्टर है वो लड़के का है, जो वो एक्टिंग उसकी, क्योंकि लड़की का एज़ कम्पेयर टू मतलब अगर आप मेल एक्टर का देखो तो वो थोड़ा सा कम है एक्टिंग, बट
इसलिए मैंने उनको बोला कि ये वाला मैं नहीं करूँगी, बट इसमें अगर मैं जुड़ सकती हूँ तो आप मुझे बताइए। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आप फिर क्रिएटिव प्रोड्यूसर जुड़िए, आप मेरे साथ काम कीजिए। और वैसे भी सिर्फ एक्टर के लिए सिर्फ स्क्रीन पे रहना ज़रूरी नहीं है, कभी कभार ना आप पीछे रह के भी देखो तो आपको समझ में आएगा कि टेक्निकल चीज़ें क्या होती है जो कि एक्टर को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सोनाली, एज ए एक्टर आपको भी जितना वक्त हुआ है मुंबई शहर में, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन लड़कियों को जो अपना शहर, अपने सपने और अपने को छोड़ के आती है और यहाँ पे आने के बाद में वो अपने सपनों से थोड़ी बिखर जाती है, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो उन लड़कियों को आपकी जर्नी के एक्सपीरियंस के तौर पर क्या मैसेज देना चाहोगे मीडिया के माध्यम से? जी, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि आप मेरी बात को सीरियस लें, बट मैं एक बहुत ही नॉर्मल बात बोलूँगी जो कि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। आप जब अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट रहते हो ना, अपनी मॉम को, अपने डैड को सब बातें बताते हो, तो आपको सही गाइडेंस मिलता है। बट जहाँ आप अपने दोस्तों को अपना टीचर या गुरु बनाने लगे ना, तो उस वक्त क्या होता है ना, आप अपनी ड्रीम्स या अपनी चीज़ों से भटक जाते हो। तो इसलिए आप फैमिली के साथ कनेक्टेड रहो। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो ना, तो कोशिश करो कि फैमिली के पास जाओ, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मोरल सपोर्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, बिकॉज फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपके मम्मी पापा आपको जितना समझ सकते हैं ना, आपके दोस्त या फिर आप जिनके साथ उठते बैठते हो, वो आपको नहीं समझ सकते यार, क्योंकि आप अभी अभी आए हो, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, तो वो कितना ही जान जाएंगे आपको। बट मैं यही बोलूँगी कि आप फैमिली के साथ कनेक्टेड रहो, जो भी प्रॉब्लम्स है फैमिली के साथ शेयर करो। एंड जो ड्रीम लेकर आए हो ना, हमेशा वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। जैसे कि अगर आप फैमिली के मतलब आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, आप चिल कर रहे हो, या फिर आप जो भी आप कर रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो, क्योंकि मुंबई ये सब करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे इतना ही समय देना है, क्योंकि मैं एक्टिंग करने आई हूँ, मुझे एक्टर बनना है, मुझे टाइम पास नहीं करना। क्योंकि अगर टाइम पास करना होता तो हम अपने होम टाउन में करते ना, वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ करते, वहाँ पे पार्टियाँ करते। फिर मुंबई क्यों करने आए हो आप? पार्टी करने के लिए। तो जब आप ये बार बार अपने दिमाग में चलाओगे ना, तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा कि मैं गलत कर रही हूँ, तो सही रास्ता पे चले। ये सवाल सोनाली को ये सवाल पूछने का हमारा सबसे बड़ा रीज़न ये था ना कि जैसे कि सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन में हम लोग ने जो अभियान शुरू किया है, जिसके अंदर हम सामाजिक मुद्दे पे फिल्में बनाने वाले और नए कलाकारों को, नए आर्टिस्ट को जो ब्रेक देते हैं, उनके फिल्मों को हम लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं। उसी के अंदर हम लोग ने एक सेक्शन शुरू किया है जिसका नाम है क्रिएटिविटी एंड मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट एक पार्ट है और जो खास करके उन लोगों के अंदर पाया जाता है जिनके कुछ अलग सपने होते हैं दुनिया से अलग। क्योंकि वो जब एक अलग सपना देखते हैं तो वो अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं, उनकी दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। और लेकिन उस छोटी सी दुनिया के अंदर जो थोड़े से लोग हैं, वो जब उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो वो एकदम ही अकेले हो जाते हैं, जिसके वजह से उनको मेंटल हेल्थ इशू आता है। चाहे वो चेन स्मोकिंग की आदत हो, चाहे ड्रिंक की आदत हो, चाहे कोई भी एक्सपोजेड बीमारी हो। तो हम लोग ने उसके लिए हमने एक डॉक्टर्स की टीम बनाई है जो मनोज चिकित्सक की टीम है, और इसके फ्री सेमिनार्स एंड फ्री कंसल्टिंग शुरू होने वाली है 1 तारीख से। और ये सेंटर्स हम लोग ने मुंबई में 4 जगह ओपन करने जा रहे हैं, जहाँ पे कोई भी बॉलीवुड का एक्टर अगर उसको कुछ भी तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है या किसी नशे में वो ट्रैप हो चुका है, तो वो डायरेक्टली कंसल्ट कर सकता है, सेव इंडियन सिनेमा से जुड़ सकता है और अपने आप को बाहर निकल सकता है और फिर से अपने सपनों को अपने सपनों की लड़ाई लड़ सकता है। इसीलिए मैंने सोनाली को सवाल पूछा। सोनू सर, एक बात बताइए कि इसके बाद में कौन से आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन फ्लोर जाने वाले हैं या जिसको लेकर काम करना चाह रहे हो? मैं इसके बाद, अभी ये फिल्म के बाद मैं एक फिल्म शुरू करने का सोच रहा हूँ। वो एक लव स्टोरी है, एक बुज़ुर्ग आदमी की लव स्टोरी है। कि हमने ऐसा दिखाने की कोशिश की है इस फिल्म में। कहानी एक ऐसी है कि आज के ज़माने का प्यार, जो यूथ, आज के ज़माने के जो लड़के लड़कियां प्यार कर रहे वो, और एक आज से 40 साल पहले जो प्यार हुआ करता था वो। 40 साल पहले के जो लोग थे वो एक ही इंसान से 40 साल तक प्यार करते थे, और आज के ज़माने के जो यूथ हैं वो एक से झगड़ा नहीं हुआ कि दूसरे को फ़ोन चला जाता है कि व्हाट आर यू डूइंग। और फिर उसने मुझे प्रपोज किया था, उसने मुझे बोला था आई लाइक यू, उसने मुझे बोला था कि तुम बहुत अच्छी लगती हो। इन सब के पास मैसेज चले जाते हैं, वो सस्टेन्ड नहीं करते हैं अपने रियल जो जिसके साथ वो प्यार करे या जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं। बट पुराने ज़माने में ऐसा होता था, जिनसे हम प्यार करते हैं
हमारी शादी हो या ना हो, हम उनके लिए जीवन भर कुंवारे रह जाएंगे, उनसे ही प्यार करते रहेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। इन्हीं सब को लेकर, इन्हीं सब तालमेल के बीच में हमने ना आज के यूथ की जो लाइफ के प्रॉब्लम्स है प्यार मोहब्बत के बीच में, और वो एक इंसान को ढूंढने के लिए निकलती है जो उसकी दादी से 40 साल पहले प्यार किया करता था, और फिर उस इंसान से जब वो मिलती है तो उसके लाइफ के जो रिसेंट जो अभी जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, वो सारे प्रॉब्लम्स उस इंसान से मिलने के बाद एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। चोरी हो गया आपका कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट सब छाप दो। मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, इसलिए टेंशन नहीं है। अभी सर धुरंधर का उसका कोई कॉन्फ्रेंस कहता है धुरंधर पार्ट 2 की स्क्रिप्ट चोरी किया, कोई बाला की स्क्रिप्ट चोरी किया। देख रहा हूँ कितना सही है और कितना गलत है वो तो आने वाला वक्त डिसाइड करेगा, वो उनको ही पता जिन्होंने चोरी किया और जिन्होंने ब्लेम किया है। तो सर आपके तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहोगे? चलो ये मीडिया कर्मी है, ये वो मीडिया कर्मी है जिनके मैं लगभग 10 साल से वही चेहरे देख रहा हूँ, और सरकार के तौर पर या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर या जिन्होंने इनके सहारे के ऊपर अपनी दुनिया खड़ा की, उन्होंने किसी ने भी इनके बारे में सोचा नहीं कि इनके लिए कुछ किया जाए। तो इनके लिए आप मैसेज क्या देना चाहते हो? इनके लिए मैसेज बस यही है कि आप जो काम कर रहे हैं, हर कोई इनको सीडी बोल के यूज करता है। नहीं, आप लोग के बिना हम सभी अधूरे हैं। सबसे पहली बात, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अगर आप ना हो तो हमारा लगभग 60% अस्तित्व खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके कारण ही हमें दुनिया जान पाती है। इसलिए मीडिया जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। बस सही और सच्चा कंटेंट आप लोग प्रमोट करो, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत बड़े एक्टर को मैंने हाल ही में एक सवाल किया था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्या मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ इसलिए वो क्लिप वायरल नहीं हुआ, तो उनको मैंने पूछ लिया था कि ये जितने भी मीडिया वाले सर आपको कवरेज करते हैं, आपने अभी लगातार कम से कम 20 फिल्में हिट दी है, तो क्या आपने कभी ऐसा किया क्या कि आपकी पिक्चर हिट होने के बाद में जितने मीडिया ने कवर किया है सबको 10-10 हज़ार का पॉकेट दिया, ऐसा कभी किया है क्या? तो आपने क्यों नहीं किया? तो क्या बोला उन्होंने ये बोला कि हम लोग बिजनेसमैन है करके, हम लोग पैसा बांटने के लिए थोड़ी होते हैं। तो इसके ऊपर क्या करना चाहोगे आप? नहीं, बहुत बड़ा इंसान है। हाँ, ये बात तो है। अगर तो ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान बहुत बड़ा बन जाए तो उन सभी लोगों को थैंकफुल होना चाहिए, उन सभी लोगों का जिन लोगों ने उनके अचीवमेंट में हेल्प किया है, और उसमें सबसे पहला योगदान मीडिया का ही होता है। इसलिए सबसे पहला थैंक यू तो मीडिया को ही बनता है। हम लोग ने सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन के जरिए एक अभियान में एक लॉ हम लोग ने डाला है कि फ्री रजिस्ट्रेशन रखा है ऑल मीडिया कर्मी का, और जो भी कोई किसी कंटेंट को प्रमोट करेगा, कवरेज करेगा, और अगर वो मूवी अगर रिकवर कर जाती है एक अमाउंट के बाद में, तो जितने भी मीडिया वाले वहाँ पे मौजूद थे सबको एक अमाउंट देनी पड़ेगी। ये मैंडेटरी रखा है। तो क्या आप इस मुहिम में सपोर्ट करोगे हमारा? ये हम लोग ने मीडिया वाले के लिए डिज़ाइन किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा इसमें साथ दूंगा और हमेशा रहूँगा, और आप जो कुछ भी करेंगे उसमें हम हमेशा रहेंगे। हाँ, तो ये हम लोग ने एक शुरुआत की है जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया लास्ट 10 साल से, और इसके अंदर आप लोगों का साथ मिलेगा। तो मेरे ये जो मीडिया भाई लोग हैं जिन्होंने इतना वक्त अपने फैमिली से दूर रह के इतनी प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वो लोग मिस कर जाते हैं, और एट द एंड फिर ये वहीं पे खड़े हैं कैमरा लेके। तो उसी जर्नी को हम लोग ने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है कि कोई भी पिक्चर अगर रिकवर करती है एक अमाउंट के बाद में, अगर बिजनेस करती है, तो जितने लोगों ने आपको कवर किया है उनको एक सफिशिएंट अमाउंट देना है, वरना मैं इन मीडिया कर्मी के मदद से मैं वो बॉयकॉट करूंगा। ये भले मुझको साथ देना दे। नहीं, मेरे तरफ से मैं आपको बोल रहा हूँ और सभी लोगों को भी बोल रहा हूँ कि अगर मेरी फिल्म अच्छी करती है, यही नहीं कोई भी फिल्म अच्छी करती है, तो मैं उन सब में मीडिया कर्मियों के साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। फाइनेंशियली जुड़ना मतलब हर चीज़ से होता है, शब्दों से नहीं, शब्दों से नहीं। और ये वीडियो आप लोग रिकॉर्ड कर लेना, मैं यहीं हूँ और मेरा ऑफिस भी आराम नगर में ही है। पैसा लेने के लिए आ रहे हम लोग, रुद्रा स्टूडियो। आप लोग सब लोग याद रखिएगा, बस अच्छे से कवर कीजिए और दुनिया को बताइए हमारी फिल्म के बारे में। मेरी फिल्म का नाम है अनफिनिश्ड वॉइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिल्म दिखाई गई है तो वेद राउतानी, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या है इस फिल्म का मैसेज जो आप देना चाह रहे हैं? जी देखो, इस फिल्म का तो एक बहुत सटल मैसेज था। हमारे लाइक कंट्रीज़ में इतने हिट एंड रन केसेस है, एंड यार उस हिट एंड रन में इतने मासूम बच्चे मर चुके हैं
कि अगर इसका गूगल का स्टेटिस्टिक आप देखो और जो गूगल पे भी आप स्टेटिस्टिक देखोगे तो बहुत केसेस है, रियलिटी के स्टेटिस्टिक्स तो बहुत ज़्यादा है. सो बेसिकली एक वो मैसेज देना था कि टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हिट एंड रन केसेस दैट हैपन इन आवर कंट्री. बट टू बी ऑनेस्ट मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मैसेज एकदम अपफ्रंट नहीं देना चाहिए, मतलब पिक्चर ख़त्म हो और मैसेज को हाईलाइट करते रहो नहीं. फिल्म जो देखे वो कहीं ना कहीं बहुत इनडायरेक्टली ये बात समझ जाए. एंड काइंड ऑफ ये टू बी ऑनेस्ट ये मेरा मैसेज था. मुझे ऐसा लगा कि ये मैसेज सक्सेसफुली कम्युनिकेट हो रहा है. जब मेरी लास्ट स्क्रीनिंग हो रही थी इंडिया के बाहर जर्मनी में, जहाँ पे ऑनेस्टली Q&A में मुझे कम से कम 15 सवाल आए कि आर यू ट्राइंग टू टेल अस अबाउट द हिट एंड रन केसेस दैट हैपन इन योर कंट्री. और जब मुझे ये पूछा गया तब मैंने समझा जो मेरा मैसेज था वो बहुत क्लियरली कम्युनिकेट हो रहा है, बिना बहुत एकदम मुंह पे रखने, मुंह पे नहीं रख रहा हूँ, बट वो वैसे कम्युनिकेट हो रहा है. अच्छा वेद, जैसे कि हर साल जो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है 79 कान फिल्म फेस्टिवल, तो हर साल यहाँ से काफ़ी फिल्में जाती है. इस साल हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन के ज़रिए का अभियान शुरू किया है, जिसके ज़रिए इंडिया में सबसे ज़्यादा फिल्में हम लोग इंडिया के बाहर लेके जा रहे हैं. 11 फिल्में हम लोग इस साल स्क्रीन कर रहे हैं फ्रांस में, तो जिसके अंदर आपकी बहुत ही बेहतरीन फिल्म है. तो मुझे एक बात बताइए कि जो इंडिया के बाहर जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, और जो इंडिया में नए फिल्म मेकर्स को, जो नए कलाकारों को, नए डायरेक्टर्स राइटर्स को सपोर्टिंग है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आपको नज़र आया? नहीं, टू बी ऑनेस्ट तो बहुत फ़र्क है. अगर हम यूरोप को बेसिकली देखें तो यूरोप में हर फिल्म मेकर को उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है. कहीं ना कहीं अगर एक फिल्म मेकर उठ के एक फीचर फिल्म बनाना चाहता है तो वहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ सब्सिडीज़ है, कुछ ना कुछ ग्रांट्स है, और लोग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ फिल्म बनाना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है. ऐसा नहीं है कि एकदम ही इजी है, बट हाँ काफ़ी आसान है. यहाँ पे ऑनेस्टली उतना एटलीस्ट मैं अगर मुंबई की बात करूँ तो चीज़ें उतनी इजी नहीं है. हम जो फिल्में बनाते हैं चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम बॉलीवुड के बीच में है. हर इंसान शूटिंग की बात करो तो पर डे रेट कार्ड आ जाता है. तो इनफैक्ट सबसे मुश्किल भी है यहाँ फिल्में बनाना, और यहाँ महंगा भी है फिल्म बनाना. हालांकि वहाँ पर अगर आप, जैसे मैं USA की बात करूँ, USA में मैं मानता हूँ हॉलीवुड है और हॉलीवुड के बजट्स बहुत ज़्यादा है, बट USA में हर सिटी में एक उनकी खुद की फिल्म इंडस्ट्री बनी हुई है, जो हर सिटी की गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि मतलब हमारी बेसिकली सिटी की फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़े. तो सपोर्ट ग्रांट्स, हर सिटी में कोई बड़ा फिल्म मेकर बैठा है जो एक स्टूडियो खोल के बैठा है और वो लोकल फिल्म मेकर्स को सपोर्ट कर रहा है, कोई ना कोई वैसे, या तो फंडिंग दे रहा है, इक्विपमेंट दे रहा है, मौका दे रहा है, कुछ ना कुछ वो कर रहा है. सो ओवरऑल इवन ये कनाडा में भी है. एक्चुअली आप ही बोलो ना, आप फेस्टिवल्स यहाँ चलाते हो, आप इतने फेस्टिवल्स चलाते हो, आपको क्या सपोर्ट मिला है? मतलब क्या उस लेवल का सपोर्ट मिला है जो फेस्टिवल में USA को मिलता है, USA में फेस्टिवल्स को मिलता है, जो कनाडा में फेस्टिवल्स को मिलता है, जो UK में फेस्टिवल्स को मिलता है, जो जर्मनी में मिलता है, फ्रांस में मिलता है? मतलब टू बी ऑनेस्ट हमारे एंड अगर कोई गिन चुन के अगर हमें कोई बड़े फेस्टिवल की बात करें, हमारी कंट्री में 1 या 2 या 3 कोई नाम आएगा या 4 आएगा, जिसमें विक्रांत जी का एक है, ऐसा रहेगा. बट टू बी ऑनेस्ट अगर हम USA में, यूरोप में या कनाडा में बड़े फेस्टिवल्स की बात करें तो यार सीधा उंगली पे 20 आ जाएंगे या 30 आ जाएंगे. मेरी फिल्म हॉरर फिल्म है, आपको मालूम है, इसको हम इंटरनेशनल लैंग्वेज में जॉनर फिल्म बोलते हैं. इंटरनेशनली जॉनर फेस्टिवल्स होते हैं जो सिर्फ ऐसे जॉनर्स की मूवी स्क्रीन करते हैं. यहाँ पर इंडिया में इस चीज़ का नामो निशान तक नहीं है. इनफैक्ट मेरी फिल्म हॉरर एक रिस्की जॉनर है, मैं ये मानता हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट है. कम से कम 100 लोग देखेंगे, 50 डरेंगे, 20 लोग डर की वजह से नहीं देखेंगे, 30 लोग हंसेंगे, ये बहुत कॉमन है. बट ये जॉनर की वजह से मुझे इनफैक्ट यहाँ पर गिन चुन के 4 या 5 लोगों ने ये फिल्म, मतलब चलो आप देख के बुराई करो, लोग देखने के लिए भी तैयार नहीं है. बिकॉज उनको ना हॉरर जॉनर की समझ है, बी उनको ये समझ में ही नहीं आता कि ऐसी फिल्म को मैं बाकी सब फिल्मों के बीच में कैसे डालूँ. सो ओवरऑल एंड अगेन ये चीज़ मुझे बनाने से पहले मालूम थी, तो मेरा डिपेंडेंसी भी यहाँ बहुत कम था. बट एक विजनरी आदमी चाहिए विक्रांत सर जैसे, जो मतलब ओके जिसको ये बात का जजमेंट नहीं है कि ओके मैं सिर्फ एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म ही लेके जा रहा हूँ, बट हाँ मैं एक ये अलग टाइप की फिल्म भी देखने को तैयार हूँ.
मतलब इन्होंने वो फिल्म देखी, मतलब ओपन माइंडेडली देखी. ही फेल्ट व्हाट दैट ये फिल्म की वैल्यू क्या है और इसको हम कहाँ लेके जा सकते हैं, क्या इसका कर सकते हैं, या ये फिल्म क्या डिजर्व करती है. एटलीस्ट लाइक इनके अंदर वो एक ओपन माइंडेडनेस थी जो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के पास यहाँ नहीं है. आई थिंक सर ये तोहिन नहीं कर रहे सर, बार बार तोहिन कर रहे भारत देश की, बॉलीवुड की तोहिन कर रहे कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं मिलता है. सब्सिडी मिलती सबकी हमारे यहाँ भी. क्या तोहिन नहीं कर रहे आप. सब्सिडी मिल रही है. मिलती है सर ना. यानी उनका कहना ये है कि हाँ। वो ये नहीं कर रहे, बार बार आप कह रहे हैं कि देश में ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये नहीं होता है, और हॉरर फिल्म की समझ नहीं है. कोई समझ नहीं. स्त्री बनी हमारे देश में. सर स्त्री हॉरर कॉमेडी है. हाँ, सो हॉरर है ना. या आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन कई सारी फिल्में हिट हुई है सर, चली है. राज बनी सर हमारी फिल्म. कौन सी? राज फिल्म बनी. राज फिल्म बनी है. हाँ, कहीं पहले कहीं बनती थी, अब थोड़ी कम हो चुकी है. सर प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस देखना चाहती है. हाँ। ठीक है, अब एक स्त्री चली, उसके बाद में हॉरर कॉमेडी की लाइन लग गई. लेकिन एक क्लासिक हॉरर, जैसे मैं बताता हूँ, क्लासिक हॉरर फिल्म है, जैसे भूत है, वास्तुशास्त्र है, रात है, कोई भी स्टूडियो एक ऐसा सब्जेक्ट ग्रीनलिट नहीं कर रहे हैं, बन नहीं रही है वो फिल्म्स. आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, हॉरर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, उसका कॉस्ट ऑफ मेकिंग बहुत कम होता है. और वो फिल्म आप थिएटर में भी देखने जाओगे, वो फिल्म आप OTT पे भी देखने जाओगे. वो फिल्म के लिए कोई स्टार नहीं चाहिए, सिर्फ एक अच्छी फिल्म चाहिए. लेकिन टू बी ऑनेस्ट, स्त्री बनी, ठीक है, स्त्री चली, एक हॉरर कॉमेडी है, वो एक अलग जॉनर है. चलो अच्छा है वो हुआ, सब हॉरर कॉमेडी के पीछे भागे, किसी में इतना भी. चलो आप आज हॉलीवुड में, ठीक है, स्टूडियो सिस्टम है जो फेल हो रहा है, लेकिन कम से कम साल की अगर आप सिर्फ हॉरर फिल्म्स काउंट करोगे कितनी आती है, कम से कम 100 से 200 आती है. और 200 में से ना कम से कम 150 प्रॉफिट में है, बिकॉज उसकी एक ऑडियंस है, फैन बेस है, कॉस्ट कम होता है, लोग जाते हैं. हमारे यहाँ पे गिन चुन के साल की अगर मैं हॉरर फिल्म्स बोलूँगा, ठीक है, और लेट्स से मैं मलयालम को नहीं गिनना चाहता हूँ फिलहाल, उनका वे ऑफ ऑपरेशन बहुत अलग है, लेकिन मलयालम इंडस्ट्री को मैं साइड में रखूँ. आप सिर्फ इतना गूगल करो ना, हिंदी हॉरर फिल्म्स 100 से भी कम नंबर है, ना बिल्कुल कम. 1940 से. बट अगर जिसकी एक ऑडियंस है, जिसका एक फैन बेस है, आजकल हॉरर मैं मानता हूँ, देखो हॉरर फिल्म 200 करोड़ नहीं कमाएगी, लेकिन एक 4 या 5 करोड़ की फिल्म 20 से 30 करोड़ ज़रूर कमाएगी, अगर वो डिसेंट भी बनी हो. सो अगर हमने हिंदी फिल्म बॉलीवुड में 100 हॉरर फिल्म से भी कम बनाई है, हॉरर का एक डेजिग्नेटेड ऑडियंस है, इंग्लिश हॉरर फिल्म्स हम लोग सब देखने जाते हैं. इसका ये मतलब है कि जो मेकर्स या प्रोड्यूसर्स, जो स्टूडियो हेड्स बैठे, उनको हॉरर का नॉलेज नहीं है. उनको ना नॉलेज है कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, ना इस बात का नॉलेज है कि बेसिकली हॉरर सब्जेक्ट को कैसे टैकल किया जाता है. राम गोपाल वर्मा ने जब भी हॉरर फिल्म्स बनाई, उनका भी सक्सेस रेट 60 to 70% था. विक्रम भट्ट की लास्ट फिल्म जो थिएटर में आई थी, जो हॉरर फिल्म थी, मेरे को पर्सनली वो फिल्म बहुत अच्छी नहीं लगी, बट फिर भी वो फिल्म का भी बिजनेस बहुत अच्छा हुआ. हाँ नहीं, शैतान भी चली. तो चलो गुजराती फिल्म वश आई, उसका रीमेक था, बट वो भी चली. तो मेरा ये पॉइंट है. दोस्तों, यहाँ पे आए हुए सारे मीडिया कर्मी को सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ. मैं आप लोगों को कुछ इस इवेंट के बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. आज से 10 साल पहले हम लोग ने इस फेस्टिवल की अभियान की शुरुआत की थी, और लगभग 2 या 4 ही फिल्में थी. आज हमारे कम से कम 13 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हम लोग ने इस्टेब्लिश कर लिए हैं, और ये हर एक फेस्टिवल में लगभग 400 से 450 फिल्में आती है. लेकिन जिसमें से 95% फिल्में तो इंडिया के बाहर की होती है, 5% फिल्में सिर्फ इंडिया से आती है. लेकिन इन सारे 5% फिल्मों के अंदर मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि जो नॉन स्टार कास्ट फिल्में हैं, जिनके अंदर स्टार कास्ट नहीं होती है, लेकिन उसकी मेकिंग बहुत अव्वल दर्जे की होती है, उन फिल्मों का जो हश्र होता है ना, वो बहुत भयानक होता है. वो चीज़ें या तो यूट्यूब पे रह की जाती है, या तो फिर स्टेटस पे, या तो फिर फेसबुक पे प्रमोट होती है. और उन फिल्म मेकर्स को, उन नए कलाकारों को, उन राइटर्स को ब्रेक नहीं मिलता है. कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री या हमारे वो लोग इसके लिए शायद रिस्पॉन्सिबल है जो 100 साल से इस इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं. क्योंकि हर एक उभरता नया कलाकार हो, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, वो एक लेवल तक तो जाता है, उसके बाद में पता नहीं उसके साथ में ऐसा क्या ट्रैप हो जाता है कि वो सारी चीज़ें बिखर जाती है, और हम समझ नहीं पाते कि उसके साथ में आखिर में हुआ क्या, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर कोई और. तो मैं नहीं जानता इसके पीछे की कहानी क्या है, लेकिन मुझे जो लगा तो मैंने एक अभियान की शुरुआत की है, सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन. और इसके ज़रिए मैं इंडिया के बेस्ट में बेस्ट जो शॉर्ट फिल्म मेकर है, जो छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं, नए स्टार कास्ट को लेके, नए थीम्स, नए डिज़ाइंस को लेके, तो मैंने ये प्रॉमिस किया है कि हर साल इंडिया के बाहर जो फिल्में जाएगी लेकर, तो इसके अभियान की शुरुआत हम लोगों ने अभी 2019 में की थी, और गए 7 साल से हम लोग करते आ रहे हैं. इस बार कांस ने हमको इंटरनेशनली वो लोग ने ऑनलाइन सेशन बंद किया, इसलिए हम लोग ने फिज़िकल सेशन शुरू किया है.
और इस बार भी हम लोग वो 11 धमाकेदार फिल्म मेकर को लेके जा रहे हैं और वो 11 के 11 फिल्म मेकर आज यहाँ पे आए हैं, तो प्लीज़ इन फिल्म मेकर के लिए तालियां हो जाए। अच्छा बोल सर, आप कैसे, जैसे आपने कहा कि आप लेके जाए कांस में, तो कैसे आप करते हैं? क्योंकि कई सारी फिल्में आती होगी अक्रॉस, तो कैसे इन 11 लोगों को चुना आपने, कैसे चयन किया 11 फिल्मों का? देखिए क्या है कि हमारे फेस्टिवल के अंदर हर साल जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें से टोटल लगभग 100 लोगों को हम लोग फेलिसिटेट करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, जिसका वजह से इंडिया से जो 35 फिल्म मेकर चुनते हैं उस हर 35 में से 1-2 फिल्म मेकर हम लोग निकालते हैं। तो हमारे 12 फेस्टिवल है, तो उसमें से हम लोग फ़िल्टर करके 11 से 12 फिल्में हम लोग इस साल लेके जा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज हर फेस्टिवल से एक फिल्म हम लोग क्लेरिफाई की है। और ये जो फिल्म मेकर है ना, अगर हर साल हम लोग ने ये 11 फिल्म मेकर को लेके जाते हैं तो आने वाले 5 साल में बॉलीवुड में लगभग 70 से 80 ऐसे फिल्म मेकर्स खड़े हो जाएंगे और उनके फिल्मों के अंदर के 4-4, 5-5 कलाकार बोले तो लगभग 100-150 अपने खुद के कलाकार खड़े हो जाएंगे। और आने वाले 3 से 4 साल में या 5 साल में एक नई पैरेलल सिनेमा खड़ा होगा जो अमोल पालेकर ने खड़ा किया था राजेश खन्ना और एंग्री यंगमैन के अगेंस्ट में, और है ना फारूक शेख, अमोल पालेकर, जिनकी फिल्में बहुत छोटे छोटे बजट की थी लेकिन आज भी वो फिल्में बहुत बड़ी यादगार बन गई है। और हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि मैंने ये कार्यवाही की छेड़छाड़ की है और इसके अंदर मुझे वेद का और पार्था जैसे कलाकार जिन्होंने बैंग बैंग से लेकर हीरोपंती में बहुत अच्छे अच्छे किरदार निभाए, तो इसी आपके क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हुए मैं पार्था पे लेकर आ रहा हूँ। पार्था इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करने के बाद में जब आपने वेद के साथ जो काम किया तो उसका वो एक्सपीरियंस आपका क्या रहा कि इतने बड़े बैनर और एक ऐसा फिल्म मेकर जो आने वाला स्टार है, जो मुझे पता है। जी देखिए, कोइंसिडेंस है कि वेद को मैं आप ही के फेस्टिवल में मिला। अच्छा। और आपके फेस्टिवल के बाद हमने हमारे फेस्टिवल का फायदा हुआ। हाँ जी, हाँ, फेस्टिवल का फायदा मतलब फिल्म में भी हुआ और फिल्म के बाद भी हुआ। थैंक यू। और यू नो वी बिकेम गुड फ्रेंड्स, हम लोग फिल्में डिस्कस करने लगे और कहीं हमने देखा कि हमारी सोच सिनेमा के बारे में मिलती जुलती है कि कमर्शियल सिनेमा से बेशक हमें पैसे मिलते हैं, प्यार मिलता है, रिकग्निशन मिलती है, बट यू नो एक जरिया होता है टू गिव बैक टू द सोसाइटी व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम सिनेमा। तो ये मुहिम छेड़ी है विक्रांत जी ने, तो यू नो वी आर really lucky to get this opportunity and we will definitely try and make good cinema and try to reach a wider audience worldwide. फाइनली कितने प्लेटफॉर्म पे ये आएगी फिल्म, किस फेस्टिवल में? अगर बात करें, आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती है, तो ऑडियंस तक पहुंचाने का क्या आपने रोड मैप? मेरा ये नहीं था कि ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती है, मेरा ये था कि वो बन नहीं रही है। अगर ये जॉनर की फिल्म्स और बनेगी, ऑडियंस है, सो अभी तक ये कोई प्लेटफॉर्म पे तो नहीं आ रही है। हम लोग का फेस्टिवल रन चल रहा है, जो नेक्स्ट हमारी स्क्रीनिंग है जो सबसे बड़े फेस्टिवल पे, लाइक वर्ल्ड के सबसे बड़े फेस्टिवल कांस में हो रही है, थैंक्स टू विक्रांत जी। 15 को हो रही है, 15 को 6:15 बजे फ्रांस में वेद की फिल्म स्क्रीन हो रही है। और कितने फेस्टिवल में आने वाली है? सो इसके पहले सो बेसिकली हमारा प्रीमियर जो वर्ल्ड प्रीमियर हमारा अमेरिका में हुआ था, चैनल फिल्म फेस्टिवल में, जहाँ पे ये फिल्म को बेस्ट हॉरर फिल्म का अवार्ड मिला था। एंड अभी मैं मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े जॉनर फिल्म फेस्टिवल जो उसका नाम हार्डलाइन है, जो जर्मनी में होता है रेन्सबर्ग में, ये फिल्म की स्क्रीनिंग वहाँ पे भी हुई थी। फिर उसके अलावा यूएस में और फेस्टिवल्स में हुआ है, साउथ अमेरिका में हुई है, इवन डेनमार्क में हुआ था। सो ओवरऑल लाइक ये फिल्म का अभी तक फेस्टिवल रन चल रहा है ना। अभी ये फिल्म का सबसे बड़ी स्क्रीनिंग अभी अपनी 15 को होने वाली है एंड उसके बाद में इसका फेस्टिवल रन कंटिन्यू होगा। एक आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहोगे कि बॉलीवुड के अंदर क्या बदलाव होना चाहिए? मैं आपकी तरफ से भी सुनना चाहता हूँ और वार्ता की तरफ से भी। ओके, मैं बदलाव की तो सिर्फ एक ही बात क्या बदलाव आना चाहिए हमारे? आई थिंक हमारे फिल्म मेकर्स, हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। बदलाव ये होना चाहिए कि अगर बॉलीवुड आपकी फिल्म नहीं बना रहा है तो या तो आप घर पे बैठो, रोना चालू करो, ये बोलो कि अरे यार ये इंडस्ट्री गलत है, ये है वो है वो है, वो तो बोलो, लेकिन बोलने वाले की कोई बात नहीं सुनता। आप कैमरा उठाओ और पिक्चर बनाओ, सिंपल। आज कल पिक्चर बनाने के लिए बजट नहीं चाहिए, आज सिर्फ एक फ़ोन है, दिमाग है, स्क्रिप्ट है और अच्छे एक्टर्स तो आसपास आ जाएंगे। तो मैं हर फिल्म मेकर को ये बोलूँगा, हारो मत, हार को हराओ, नंबर 1 थिंग। सो इट्स लाइक बनाओ अपनी फिल्म। और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि
कुछ टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है ना कि वो बेसिक, मतलब ये गलती मैंने भी की है। मेरा ये होता था, पिक्चर नहीं बनती थी, सिस्टम में पिक्चरें बंद हो जाती थी, तो आप सिर्फ सिस्टम को गाली देते हो। फिर मेरा ये बोलना है कि गाली तो दो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट काम करो, काम से गाली दो, मतलब काम से प्रूव करो कि ओके सिस्टम इज़ रॉन्ग। एंड ऑनेस्टली ये हर जगह होता है, आप 2-3 फिल्में बनाओगे, उन फिल्मों को राइट आईबॉल्स मिलेंगे, कहीं ना कहीं सिस्टम भी आपके साथ आगे जुड़ ही जाएगा। इनफैक्ट आगे जाके तो सिस्टम आपके साथ ऐसा जुड़ेगा जहाँ पे आप सिस्टम से ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। सो मेरे हिसाब से जस्ट कंटिन्यू मेकिंग फिल्म्स, मैं तो इसमें मानता हूँ। मुझे तो ऑनेस्टली अभी भी मेरी फिल्म देख के मुझे लग रहा है यार नहीं यार और बेटर होनी चाहिए, और मेहनत करूँगा। नेक्स्ट फिल्म अभी जो मेरी बननी है उसमें मैं 10 गुना और मेहनत करूँगा। ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू होना चाहिए, बनाना कभी मत बंद करो, बिकॉज वो आर्टिस्ट को मार देता है। फिल्म बनाएंगे आपकी? नेक्स्ट फिल्म मेरी एक्चुअली हॉरर फिल्म नहीं, साइलेंट फिल्म है, मतलब ड्रामा साइलेंट फिल्म है। उसके बाद जो मेरी फिल्म एक जो अभी मेरी राइटिंग चालू है, इट्स अ थ्रिलर, मैं साइको किलर थ्रिलर है। हॉरर ऑनेस्टली बहुत मैं गट्स के साथ मैंने बनाई। ऑनेस्टली पार्था रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। बीच में इनफैक्ट पिक्चर स्क्रिप्ट हमारी हो गई थी, ये एक्टिंग कर रहे थे, मैं इनको ऐसे एक दिन कॉफ़ी पे मिला और मैंने बोला यार सोच रहा हूँ नहीं बनाता हूँ, डर लग रहा है, मतलब कभी बनाई नहीं थी इसके पहले। और एक दो ज्योतिषी ने बोला था हॉरर से दूर रहना, यू नो, तो अभी ज्योतिषी हॉरर से दूर रहते हैं। सो मुझे बहुत डर था, बोला यार कर दूंगा कुछ बैड लग आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो मैं पार्था को बोल रहा था एक काम कर, बैठा था एक दिन कॉफ़ी पी रहा था, ये छोड़ मस्त रोमांस फिल्म बनाते हैं, देखो लेता हूँ 2-3 हीरो लेता हूँ, 2-3 हीरोइन लेता हूँ, गाने बनाता हूँ, छोड़ ना क्या करना है सब। तो पार्था ने 1 मिनट रुक, इधर रुक, मेरे को ऐसे बोला यहाँ देख वहाँ देख, और मोबाइल से फ़ोटो लिया। तो कौन है ये, बोला ये तो मैं हूँ। बोलते नहीं ये फ्यूचर का स्टैनली क्यूब्रिक है। स्टैनली क्यूब्रिक एक बहुत बड़े इंटरनेशनल फिल्म मेकर है। एंड उसके बाद में बेसिकली तो पार्था ने बोला जब ये नहीं डरा हॉरर, जब स्टैनली क्यूब्रिक नहीं डरा हॉरर बनाने से, तो ये फ्यूचर वाला क्यों डर रहा है। तो वो मुझे कॉन्फिडेंस आया, नहीं यार चलो बनाते हैं, लेट्स गो ऑल आउट एंड लेट्स मेक द बेस्ट फिल्म पॉसिबल। पार्था भी है बॉलीवुड में हॉरर फिल्म बनती है। वेद के बारे में आप लोगों को दोस्तों को बता दूं कि वेद एक एड फिल्म मेकर है, और शायद ही कोई स्टार है जिसके साथ में वेद ने काम नहीं किया है। और इन्होंने फिल्म की दुनिया में जो कदम रखा है, गए 5 साल से वो हमारे हर फेस्टिवल से एसोसिएट होता है किसी न किसी रीज़न से। तो वेद एक क्या बोलना चाहोगे, इस 5 साल के एसोसिएशन में आपने क्या सीखा या क्या मिला? मुझे तो बहुत कुछ मिला आपसे। नहीं मेरी लाइफ बदल गई, टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट एड फिल्म्स में जर्नी बहुत अच्छी थी, बट जब फिल्म की दुनिया में आया तो यू नो बहुत ऑब्स्टिकल्स आए, बहुत तकलीफ़ें आई, बहुत रुकावटें आई लाइफ में। एंड एक चीज़ मैं विक्रांत जी को हमेशा बोलता हूँ, कुछ हमारी बात हुई, इन्होंने इनके फेस्टिवल्स में मैं पहले से भी जुड़ा हुआ था, बट एक कोई एक रोमांटिक कॉमेडी पिक्चर बनाई थी लाइक विद अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट, और जो मैंने कभी कॉल किया, इनको दिखाया, इनको बहुत अच्छी लगी। अंकल ऑन द रॉक्स। अंकल ऑन द रॉक्स तो पहले थी बेस्ट शॉर्ट फिल्म एवर, अच्छा बेस्ट शॉर्ट फिल्म एवर जो आपने देखी। और उसके बाद में जो एक इनके साथ मेरी जर्नी चालू हुई, यू नो, जो बेसिकली पहले वो फिल्म मेरी स्क्रीन हुई एक फेस्टिवल में, फिर एक मेरी दूसरी फिल्म एड्रेनलिन हुई जो इनको अच्छी लगी, जो फिर कांस के एक ऑनलाइन एडिशन में भी सिलेक्ट हुई थी। और उसके बाद में इनका हाथ जैसे मेरे सर पे आया, मतलब सिर्फ इनके साथ नहीं बट इवन दूसरी जगह मेरी मतलब बहुत लाइफ बदल गई। मतलब मेरी फिल्म्स ऑटोमेटिक, वो क्या होता है ना कि एक बार एक एनर्जी क्रिएट होती है तो वो एनर्जी हर जगह स्प्रेड हो जाती है। और मेरी फिल्म्स फिर मतलब इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ स्टुटगार्ट, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न कोया फिल्म फेस्टिवल, यू नो, जो मैं इसका बोल रहा था लाइक इवन जो स्टोलन फ्यूचर का था, एक यूएस में बहुत बड़ा फेस्ट है पैनिक फेस्ट, लाइक वो करते करते मतलब ऐसा हो गया कि लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है मैं हॉलीवुड से बस 10 कदम दूर हूँ। पहले तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं आसपास आ भी सकता हूँ। वहाँ तक पहुँचने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ था, लाइक हाथ है, वो इनकी वजह से हुआ है। मैं हमेशा ये क्रेडिट इनको देता हूँ उसको लिए। आपको डर लगेगा आरा कॉलेज जाने में? हाँ आपको डर लगेगा आरा कॉलेज निकलने में? पार्था, आप क्या चाहते हो कि बॉलीवुड में एक हमारे इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में क्या ऐसा बदलाव होना चाहिए जिससे कि नए फिल्म मेकर्स, नए कलाकारों को रास्ता खुल जाए? मुझे लगता है बेसिकली ना एक कॉमन कनेक्ट जो एक्टर्स के साथ होता था ना, वो मिसिंग है अभी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन ऑफ सिनेमा। अभी सब बना बनाया लोगों को मिल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा अवेयरनेस लोगों को कम हो रहा है। मतलब सर ने जब कहा, राजेश खन्ना, तो जब सोशलिस्टिक मूवमेंट थी 50s में, तो हमारे एक्टर्स गुरुदत्त साहब और राज कपूर जी ऑडियंस से बहुत क्लोज थे। यू नो, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, या मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
उसके बाद रिवोल्ट आया, उसके बाद रोमांटिक्स आए, तो दिलीप साहब और राजेश खन्ना जी ने रूल किया। तब रेवोल्यूशन आया, एंग्री यंग मैन, तो धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन, एंड देन विनोद खन्ना एंड शत्रुघ्न सिन्हा। फिर डिस्को आया, मिथुन, फिर अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ एंड बोफोर्स और लालू प्रसाद यादव जी के एंट्री के बाद गोविंदा जी ने लाइमलाइट हासिल किया। आज हमें कॉमन कनेक्ट किसी हीरो के साथ नहीं मिल रहा है कि आज बच्चे बड़े होके कहे कि यार मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनना है या मुझे वासीपुर जैसी फिल्म करनी है। वो एक कनेक्ट चला गया, एंड दैट इज़ बिकॉज वो भूख नहीं रही। सब अभी ना आप सेंसेशनलिज्म के नाम पे कर रहे हो। तो दो टाइप का सिनेमा होता है, मुझे लगता है दो टाइप की फिल्म्स बनती है। एक होता है सिनेमा विच इज़ टू एंटरटेन, एक होता है मूवीज़ टू मूव पीपल। तो हमने ये अभियान छेड़ा है कि भाई हमें पैसे तो मिल रहे हैं कमर्शियल सिनेमा से, बट हम हमारी सोच कैसे लोगों तक पहुँचाए। तो दैट जॉब इज़ थ्रू मूवीज़। The responsibility of movies is to move people in a good way or bad way, and just let them think and make them more aware of cinema. ओके सर, Thank you. थैंक यू सो मच। Thank और आया है एक उनके राइटर है जिन्होंने इसको जन्म दिया, एक डेब्यू एक्टर है हमारा जिसको इस मूवी के ज़रिए लॉन्च किया गया है, और आज इस मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर कांस में होने जा रहा है। और एक है सबसे अहम भूमिका कि जब भी सामाजिक मुद्दे पे कोई फिल्में बनती है, कंसेप्ट डिज़ाइन होता है, तो डायरेक्टर को और एक्टर को सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है, पैसा कौन लगाएगा, नॉन रिफंडेबल। क्योंकि क्या है कि सामाजिक मुद्दे पे पैसा रिकवर करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है अगर आप इसको इंटरनेशनल कंटेंट को समझ जाए कि इंटरनेशनल रिकवरी कैसे होती है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में अक्सर दो ही चीज़ें हीरो होती है, एक है डायरेक्टर और दूसरा है आपका कंसेप्ट, आपकी कहानी, आपका मुद्दा। तो सबसे पहले बताइए सर, एज ए प्रोड्यूसर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो OCD का कंसेप्ट है, जो ये कंटेंट है, इसको जो पैसा लगाने की बात आई, तो रिटर्न का आपने सोचा है या नहीं सोचा है, या कोई अंदरूनी कुछ सोचा हुआ है? मीडिया भी कुछ ही पूछेगी आपको? नहीं, डेफिनेटली क्योंकि इसमें OCD का मतलब जो था, हमने जब उसके बारे में रिसर्च किया था तो उसमें लगा कि लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो कि माँ बाप भी पहचान नहीं पा रहे बच्चों के प्रॉब्लम्स को। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम जज करना जो है ना, करते हैं कि भैया नहीं, अरे इसको तो ऐसे ही हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, दिमाग में वहम होगा, कुछ भी नहीं। मगर क्या होता है, कुछ चीज़ें जो होती है ना, एक वक्त आने के बाद में उनकी बहुत बड़ी बीमारियों में, कैंसर में, इसमें बहुत सारी बीमारियों में वो कन्वर्ट हो जाता है। तब सोचा कि एक समाज के लिए जो है हम कुछ इस तरीके से कुछ ये करें कि पैसा तो सब कमा रहे हैं, मगर समाज में एक ऐसा चीज़ें हम दें जिससे कि लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस आए। ये पिक्चर बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही बड़ा रीज़न था। अच्छा हनीफ सर, एज अ राइटर आप जब ने इसको लिख रहे थे, तो बताइए कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये कहाँ से आपके दिमाग में कंसेप्ट आया? क्योंकि OCD से अनगिनत लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपने इसके ऊपर मूवी बनाने की जो प्रयास की है, इसके पीछे की कहानी क्या है, या क्या बताना चाहते हो? आज मीडिया के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि आपका ये फुटेज हो सकता है इंटरनेशनल लेवल तक जाए, हो सकता है एक भी इंसान की ज़िंदगी में उजाला आए, तो वो चीज़ें सफल हो जाएगी हमारी। बेसिकली 30 साल का मेरा टीचिंग का करियर रहा है। पर्सनल डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह कोर्सेज में बच्चों को लेता था, पेरेंट्स को भी लेता था। तो मैंने 30 साल में ऑब्जर्व किया है कि जो घर, जो ब्रोकन फैमिली होती है, या मतलब मम्मी डैडी के बीच में आपस में कुछ प्रॉब्लम होता है, झगड़े होते हैं, या वन पेरेंट वाला होता है, तो उनके बच्चों में अक्सर OCD पाया जाता है। अगर नॉर्मल फैमिली रहेगी तो OCD जनरली नहीं मिलता है, ये मैंने नोटिस किया। फिर पढ़ाई के दौरान मैंने बच्चों को हरकतें करते देखी इस तरह से। और सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, जैसे मैंने कहा कि 30 सालों से मैं देख रहा था, तो इस वक्त सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह था नहीं, और बच्चों को अवेयरनेस नहीं था, पेरेंट्स को अवेयरनेस था कि कोई मेंटल बीमारी है। जैसे आपने देखा होगा, इसमें लिखा है कि डॉक्टर पूछती है कि इतने साल आपने किया, कुछ क्या किया, तो बोलता कुछ करना भी था क्या, किसको नहीं पता था कुछ मेंटल डिजीज़ है क्या है। फिर वो बोलती, जब बताती है कि OCD है, तो बोलता अभी इसकी वाइफ भी समझाती कुछ तो है, क्योंकि लोग शुरू में पिक्चर में बताया कि स्लम एरिया से हैं, फिर शहर में जाते हैं, तो उनके कल्चर में ये नहीं है कि ये मेंटल प्रॉब्लम क्या है, बार बार क्यों कर रहा है। उसको वहम हो गया इसके कजिन के बोलने पर, जबकि बाल नॉर्मल है, आखिर तक नॉर्मल ही होते हैं, करीब मुरझा जाते हैं क्योंकि स्ट्रेस लिया था। और तब उसको जब डॉक्टर को एक्सप्लेन करती कि क्या है, तो मुझे ऐसा लगा ये बातें दुनिया को पता होनी चाहिए, इसलिए ये लिखा मैंने।
अच्छा सर, देखा आपके प्रोफाइल में हम लोग ने पढ़ा था, जो आपकी मूवी आई थी हमारे पास में फेस्टिवल में, तो आप इसकी कुछ सीरीज़ बनाने वाले हो, जो आपका ये रिसर्च है 30 सालों का कि ओसीडी का जो दूसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आप जो सीरीज़ लिख रहे हो वो कौन सी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, हाँ, जो कंप्लीट बन के एक सिनेमा बनने वाला है। यस, थैंक यू। ये मूवी 5 सेकंड पहले बंद कर दिया हमने। 5 सेकंड जो बंद हुआ उसमें डॉक्टर पूछती है हनी से कि व्हाट अबाउट अल्कोहल, शराब के बारे में क्या, तो चौंक जाता है, फिर मूवी एंड होती है। तो आमतौर पर ये देखा गया है कि जब ओसीडी कंपल्सिव जब बिहेवियर होता है ना, तो कोई दोस्त या कोई कजिन उसको थोड़ा पिला देता है तो उसको रिलीफ लगता है, उस दिन वो आईना चेक नहीं करता है, नॉर्मल रहता है, फिर सुबह शुरू कर देता है चेक करना, फिर रात को पी लेता है, तो 2-3-4 बार पीने का हैबिट हो जाती है, एडिक्शन। तो इसका सेकंड पार्ट का नाम है एडिक्शन, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है कि एडिक्शन लोग, एडिक्टेड लोग कैसे बनते हैं। नॉट नेसेसरी कि सब ओसीडी वाले एडिक्टेड बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता है। फिर वो एडिक्शन से निकलता कैसे, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूँगा, वेरी डिफिकल्ट कि आपको एडिक्शन छोड़ दे। तो अवेयरनेस से एडिक्शन निकल सकता है, कोशिश से नहीं निकलता है। फिर वो लोग, समाज उसको दारू पीता है, ये करता है, इतना करता है, उसके हाथ ही में नहीं तो कहाँ से छोड़ेगा, उसके हाथ में होना चाहिए ना, शराब छोड़ना, तंबाकू छोड़ना। तो सेकंड प्रोजेक्ट एडिक्शन है, और जब वो निकल जाता है तो थर्ड है अवेयरनेस। हाँ, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, अपना शराब पे डिपेंड है ना, उसको ओसीडी हो रहा है, एक नॉर्मल जिंदगी जैसे जीते हैं। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो ओसीडी, अवेयरनेस एंड एडिक्शन, ये तीनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। यस, आपस में। ये तीनों, किसी भी इंसान को ये तीनों चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। एडिक्शन का तो मैं श्योर हूँ कि अवेयरनेस से ही छूटेगा। जैसे अंधेरा जब होता है ना, उसको आप हटा नहीं सकते हो, उससे लड़ नहीं सकते हो, उसका एक ही तरीका है कि आप रोशनी को बढ़ाओ। जितनी मात्रा में रोशनी बढ़ेगी उतनी मात्रा में अंधेरा कम होगा। तो एडिक्शन जो है ना, वो अवेयरनेस से कम होता रहेगा। उसको छोड़ दोगे तो छूटेगी नहीं, छूटेगी तो बॉडी में अंदर अलग तकलीफ हो जाएगी। अच्छा अरसलान, एज अ लीड एक्टर जी, हर कोई जो एक्टर है लॉन्च होने के पहले या तो फीचर फिल्म में लॉन्च होना चाहता है या किसी रोमांटिक सब्जेक्ट में लॉन्च होना चाहता है। तो आपने एक तो शॉर्ट फिल्म चुनी खुद को लॉन्च करने के लिए, और दूसरी बात इतना एक डार्क सब्जेक्ट चुना, तो इसके पीछे एज अ एक्टर आपका क्या विजन था, क्यों चुना आपने इसको? आई थिंक हर एक एक्टर के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट होना, एक अच्छी स्टोरी होना, उससे बड़ी बात कोई नहीं होती। कोई भी एक एक्टर को एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, वो भी शॉर्ट फिल्म हो, फीचर फिल्म हो, बॉलीवुड हो, वो शायद सेकेंडरी है। एक अच्छी स्क्रिप्ट होना, एक अच्छा कैरेक्टर होना जिसमें उसको जाना है, आई थिंक वो उसका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है। और ये जब स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा और मैंने पढ़ा और मेरे फैमिली वालों ने पढ़ा, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और मैंने पढ़ते साथ सोच लिया कि यार ये मुझे फर्स्ट मूवी मेरी यही चाहिए। तो इसकी आगे की आने वाली जो सीरीज़ है उसके लिए आपकी क्या तैयारी चालू है, कि आप क्या उसके ऊपर वर्क कर रहे हो? जैसे कि यही जो मैंने ये कैरेक्टर किया, तो वही कैरेक्टर को मैं और डेप्थ में कैसे जाऊँ, ये कैरेक्टर और मेरे एज अरसलान दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है, मैं वो ढूंढता हूँ मोस्टली, और वो मुझे और ट्रूथफुल रहने के लिए वो करती है। तो मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ और वो स्क्रिप्ट पे ज़्यादा और काम कर रहा हूँ। तो आपका जो सपना है वो एक बहुत अच्छा एक्टर बनने का या हीरो बनने का? आई थिंक एक्टर बनने का, और हीरो मतलब हीरो भी तो एक्टर ही है, खाली मेन लीड है। तो अगर मेन लीड को हम हीरो बोलते हैं तो हाँ, हीरो बनने का। वेरी गुड। अच्छा यूसुफ भाई, एज ए प्रोड्यूसर आप आगे की सीरीज़ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। पहले मूवी अभी तो फेस्टिवल घूमना शुरू की है और इसकी बहुत धमाकेदार ओपनिंग हो रही है कि कांस में आपका वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, रिकवरी का पता नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपने ब्लाइंडली ये कमिटमेंट कर दिया कि आगे की सीरीज़ भी आप सब प्रोड्यूस करोगे। तो किसी भी एंगल से आपको फाइनेंशियल रिकवरी का कुछ आ नहीं रहा आपका दिमाग में, या यहाँ पे बैठे और डायरेक्टर भी आपको आके बाहर आके कॉन्टैक्ट नंबर ले तो उनको फाइनेंस करो, ये क्या आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि यहाँ पे 11 के 11 भूखे शेर है जिनके पास में एक से बढ़कर एक कंटेंट है, पैसा लगाने वाला कोई नहीं है। सब लोग बाहर जाके नंबर ले लेना। नहीं, इसमें एक ही चीज़ मैंने देखी थी कि लाइफ में सबका एक गोल होता है कि खुद के लिए बहुत कुछ करना, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वगैरह सब। उसके बाद में जो होता है ना, जैसे अभी हमारे में अगर कहा जाता है कि ऊपर वाले ने अगर आपको कहीं पे भेजा है ज़मीन पे, तो वो उसका कुछ ना कुछ काम करने के लिए भेजा हुआ है। वो लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस लाने के लिए जो है ना, पैसा
डेफिनेटली सबको कमाना है। और मुझे यहाँ तक लगता है कि इस चीज़ में आज आप बोल रहे हो कि इसमें पैसा कम मिलेगा, रिकवरी होगा नहीं होगा, मैं नहीं जानता, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रिकवरी होगा, क्योंकि सामाजिक मुद्दों पे लोग आज के दौर में काम करना ही नहीं चाहते। जो भी चीज़ अगर आप देखोगे तो पैसा, देखिए करोड़ रुपए में भी पिक्चर बनती है, 5 लाख में भी बनती है, 50 लाख में भी बनती है, 5 करोड़ और 100 करोड़ में भी बनती है। मगर होता क्या है उसमें, कंटेंट ही तो होता है ना, कि लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंजेस आना चाहिए। हर एक आदमी फिल्म जो बना रहा है, पहला मकसद होता है पैसा रिकवर करना है, मगर आज रिकवर नहीं होते हुए भी अगर किसी की ज़िंदगी में चेंजेस आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह से ऊपर वाला जो है ना आपकी हेल्प कर देता है। ये बहुत अच्छी बात बोली सर ने, बहुत अच्छी, कि ये हर कंसेप्ट की, हर बिजनेस की जो रिकवरी है सिर्फ पैसे में नहीं देखी जाती है, वेरी गुड, ब्लेसिंग में भी देखी जाती है, लोगों के बदलाव में भी लेके जाती है। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे, एक आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हो आज की इंडस्ट्री को, आज के युवाओं को या फिल्म मेकर्स को एज ए प्रोड्यूसर, ये बताइए, मीडिया के जरिए आप बताइए। देखिए जहाँ तक अभी हमारी ये शुरुआत है तो हम तो डेफिनेटली चाहेंगे कि आगे और नए नए चीज़ें जो है, अच्छी फिल्में हम लेके आएँ। जैसे अभी हमारा और 5 प्रोडक्ट करने का जो है प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं इसी से रिलेटेड में, और मे भी हो सकता है कि बहुत जल्द जो है आपके सामने वो भी चीज़ें जो है ना आ जाएंगी। हिम्मत नहीं हारना है इसमें। लोग बहुत आपको नेगेटिव करेंगे कि शॉर्ट फिल्म्स में पैसा रिकवरी नहीं होता है, आप भी जाओगे देखोगे उसके बाद छोड़ दोगे, आपका नाम होगा। नाम अगर हो रहा है तो फिर समझ लीजिए कि आपका रिकवरी दूसरे एंगल से कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। ये मैं आप सबको कहना चाहूँगा जिसके लिए हिम्मत मत हारना। सर आप एज अ राइटर क्या बोलना चाहोगे? बस जितने भी यहाँ पे डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर सर हैं और राइटर है, यही कहूँगा कि कमर्शियल तो बनाइए, लेकिन ज़्यादा करके जो जेन जी हमारी है और ये जो यंग जनरेशन है उनको ये मैसेज कुछ ना कुछ देते जाए अपनी फिल्मों में, ताकि उनका कॉन्फिडेंस रहे और देश के लिए कुछ पॉजिटिव कर सके। जैसे एक मैसेज था, जैसे हम लोग जब यंग थे तो हमारा स्टाइल ऐसा होता था, ऐसा बालों का ऐसा। आजकल के बच्चे जो ना आईने में ऐसा करते हैं, ऐसा पता ना क्या चेक करते रहते हैं, आपने देखा होगा बाल को चेक ही करते रहते हैं। तो एक अनजाना सा वहम सबको है, डर सबको है, लेकिन पता ही नहीं है क्या डर है वो, कि मेरे बाल ऐसे ही दिखते हैं, जिम में जाते ऐसा हो जाते हैं। तो यंग जनरेशन को ऐसा था कि एक बात मैसेज मिल जाए, तो यही मैसेज देना चाहूँगा मेरे साथी जो भी यहाँ पे राइटर्स है, डायरेक्टर्स है एंड प्रोड्यूसर, के कंटेंट में कमर्शियल तो बनाना ही वैसे जैसे कहा है, साथ में मैसेज देना स्ट्रॉन्ग, कि ये समझ जाए कि ये प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली वहम था ये एक मैसेज था मेरा। थैंक यू। हमारे तरफ से दोस्तों, जिस शख्सियत को आपने जितनी भी फिल्में आपकी की है, तो आपने इतने डरावने रोल किए हैं, ठीक है, आपको देख के डर लग जाता है। वो स्क्रीन पर आपको इसके पहले जो स्टॉलन फीचर में भी हम लोग ने देखा, चाहे वो बैंग बैंग हो, ये हर फिल्म के अंदर हीरोपंती हो, तो सर इतने खौफनाक और डरावने चेहरे के पीछे एक इतना इमोशनल इंसान जो छुपा हुआ है, तो इसका क्या ताल्लुक है बोलो तो? आपने आपको इतना डरावना बना के रखा है, ठीक है, और जिस तरह के किरदार करते हो, और उसके एकदम ऑपोजिट इतनी सेंसिटिव और इतनी इमोशनल चीज़ों में आपने हाथ डाला है, तो इसके पीछे की कड़ी क्या है सर? सर 2 ही डिफरेंस है। एक तो पैसे की भूख आदमी को खूंखार बना देती है, और काम की भूख ये करवाती है। तो यही है बेसिकली कि जो दिल का कॉलिंग है। लॉकडाउन के बाद मैंने देखा कि लोग अपनी सेंसिटिविटी खो गए थे। मैंने एक फ़िल्म की विजय 69 यशराज की, जिसमें ये एक्ट्रेस हमें मिली, शी इज़ एन 87-year-old चाइल्ड, एंड आई डिस्कवर्ड दैट लोग people are more interested in limelight than seniors, and then I discovered, मैंने इसका पूरा इसकी समीक्षा की, and I figured out that people are ignoring their senior citizens at home, and they wait for them to die. तो I saw the irony in this कि मुझे लगा कि भाई कोई mentally affected है तो mentally affected कौन है? वो victim है बेचारा जिसे पता ही नहीं है वो बीमार है, या आप लोग जिनका दिमाग सही जगह है वो ऐसी हरकतें करते हैं? तो आई थॉट देयर इज़ अ नीड टू डू सच काइंड ऑफ सिनेमा, और वहाँ से ये सिनेमा पनपा, ये कहानी पनपी। अभिजीत ने मेरा बहुत साथ दिया। आई डिड अ फिल्म, शॉर्ट फिल्म, उसमें मुझे हरलीन मिली,
एंड हरलीन के साथ मैंने ये फिल्म नरेट की एंड यू नो इट वाज अ चैलेंजिंग रोल. मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं फिल्म के बारे में बिकॉज आई वाज वेरी इमोशनली इन्वॉल्व्ड इन दैट, बट हैट्स ऑफ टू हर फॉर यू नो पुलिंग दिस ऑफ एंड हेल्पिंग मी अचीव दिस फिल्म. दोस्तों, पार्था ने एक बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल बात कही है कि जो अपने माँ बाप होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी उंगली पकड़ के वो चलना सिखाते हैं, हमारे हर सवालों का जवाब देते हैं, बहुत सारी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, खुद कपड़े नहीं खरीदते लेकिन हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरे करते हैं. और ये सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद जब एक सर्कल बनता है, हमारा भी एक लाइफ पार्टनर बनता है, हमारे भी बच्चे हो जाते हैं, तो वो बूढ़े माँ बाप फिर वो बच्चे हो जाते हैं. और जो बात इन्होंने कही कि फिर कुछ लोग हैं जो फिर इंतज़ार करते हैं कि कब ये प्रॉब्लम चले जाएगी, कब ये मर जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गए 7 से 8 सालों के अंदर हमारे इंडिया के अंदर वृद्धाश्रम जो है उसका रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है. बहुत मल्टीपल वृद्धाश्रम खुल चुके हैं और बहुत सारी ज़्यादा तादाद में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि ऐसे भी वो लोग उन्हीं लोगों के साथ में तो खुश रहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों से बात करने दी कहा कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो बूढ़े लोगों के साथ ही खुश रहते हैं, तो वृद्धाश्रम कोई बड़ी बात नहीं है करके वो उनके लिए अच्छा है. लेकिन अगर बचपन में अगर वो बोलते कि बच्चे बच्चे के साथ ही खुश रहते हैं और वो अनाथ आश्रम में डाल देते हैं तो कैसा लगता. तो पार्था, थैंक यू सो मच कि आपने जो इतने सेंसिटिव चीज़ को हाथ डाला, क्योंकि ज़िंदगी वो छोटी है और जब इस सर्कल रिवर्स हो जाता है और माँ बाप अपने आप को हताश पाते हैं, क्योंकि वो तो ऊपरी दिल से बोलेंगे जी. कि मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, इस फिल्म में सारे किरदार सावित्री से रिलेटेड है, तो कोई ब्लैक और वाइट नहीं होता, सारे ग्रे होते हैं, सभी गलतियां करते हैं, पर एक्चुअली हीरो वो होता है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है. जैसे सर ने कहा पिछली फिल्म जब मैं देख रहा था तो उन्होंने कहा कि जेन जी, तो आई थिंक वी आर प्रिविलेज दैट जेन जी इज़ द ओनली जनरेशन नाउ दैट कैन गिव बैक टू देयर पेरेंट्स. यू नो, आपके पेरेंट्स ने आपका ख्याल रखा है, शायद हमारी जनरेशन या आखिरी जनरेशन बची है जो आप अपने यू नो सीनियर्स का ख्याल रख सकते. तो यहाँ से अगर इसकी शुरुआत हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं. अच्छा बताइए कि हरलीन, आप मेरे को बताइए कि पार्था ने जब ये कंसेप्ट को आपको बताया, इस कंटेंट को आपको एक्सप्लेन किया, तो इतना एक इमोशनल और जो अल्जाइमर जो बीमारी है, इसको करने का आपको फैसला क्यों किया? सबसे पहले तो मैं मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा ये बहुत ही गहरा, बहुत डेप्थ वाला सब्जेक्ट है ये. बिल्कुल. सबसे पहले तो मैं पार्थ, जो कि मेरे फ्रेंड भी हैं, उनको दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस रोल के लिए चुना और इतना मतलब इस रोल के लिए फ़िट समझा कि मैं कर पाऊँगी. और जब हम लोग वर्कशॉप भी करते थे या रीडिंग भी करते थे, तब ये ख्याल मन में ज़रूर आता है बतौर एक्टर कि आप ये निभा पाओगे. वो सवाल खुद से आना मुझे लगता है ज़रूरी भी है, लाजमी है, क्योंकि अगर वो सवाल नहीं आएगा तो आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे. और कहीं ना कहीं जब ये टॉपिक मुझे नरेट किया गया और जैसा मैंने ये सुना भी है मतलब अल्जाइमर के बारे में, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये मेरा जो है ना दायित्व है ऐसे कॉन्सेप्ट कि मैं अपना योगदान देने का. और जैसा कि आपने कहा और इन्होंने भी कहा, इट्स लाइक अ सर्कल, फुल सर्कल. हम जब बड़े हो जाते हैं जैसे और जब अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेते हैं जैसा आपने कहा, तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है. जो उंगली से हमें पकड़ के चलना सिखाते हैं, फिर हम उनको पे बैक नहीं करते हैं वैसे, फिर हम उनको छोड़ देते हैं उनके हाल पे. तो वो चीज़ हमें, मुझे लगता है एज यूथ हमें अपने रूट्स में एकदम इंटैक्ट रहना चाहिए, अपने पेरेंट्स, बिकॉज आई फील मतलब पेरेंट्स से बढ़ के कुछ नहीं है. दे आर लाइक अल्टीमेट ब्लेसिंग इन योर लाइफ. और अगर आप उनका जितना भी साथ दे सकें, जब दे सकें, और जितना देना ही चाहिए, मतलब दे सके कि तो सवाल ही नहीं है, उनका साथ देना ही चाहिए. और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको उनका साथ देना चाहिए. ऐसा नहीं कि अपने मतलब दायित्व से पीछे हट गए, क्योंकि देखिए दिस इज़ लाइक अ कर्मा ऑल्सो. अगर आप आज नहीं करेंगे तो कल को आपके बच्चे भी नहीं करेंगे. मतलब उस मोटिव से मत करिए, लेकिन दिल से करिए, क्योंकि वही हैं जो आपको इस संसार में लेकर आए हैं. और आज आप जो भी कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो शायद उनकी बदौलत ही बैठी हूँ. ये हम लोग ने जो अभियान शुरू किया है सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन, और इसके ज़रिए हम लोग ने कंडीशन अप्लाई की है. कंडीशन अप्लाई ये है
कि अगर आपके मूवी के अंदर अगर नए कलाकार हैं, नए राइटर्स हैं और नए डायरेक्टर्स को ब्रेक दे रहे हो, तो हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे लाइमलाइट में लाने का कोशिश करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छी मुहिम है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि ऐसी सोच रखना आज के दौर में बहुत कम लोगों के पास होती है। और जैसा कि आपने ये करना स्टार्ट किया है और आपके वजह से ही सब कुछ हो रहा है, तो वी आर रियली ग्रेटफुल आई वुड से। और ये नहीं होगा तो जैसे न्यू कमर्स जो एक्टर्स हैं या जो डायरेक्टर, जो फिल्म मेकर्स हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आगे चल के बनाना चाहते हैं, कहीं से तो शुरुआत करेंगे। तो वो शुरुआत का जो बीज अगर आप बो रहे हैं तो क्या ही बात है। दोस्तों कि गए 8 से 10 साल में हम लोग ने ये देखा कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर खास करके लड़कियां जो अपने करियर बनाने के लिए आती है इस माया नगरी में, तो वो अपने सपने, अपनी फैमिली, अपना कमिटमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें छोड़ के आती है। और जब भी कोई इंडियन लड़की इस बॉलीवुड में कुछ बनने के लिए आती है, तो उसका एक प्रॉमिस रहता है उस गांव को, उस जगह को, उस माँ बाप को, अपने दोस्तों को, कि कुछ दिनों बाद, 2 साल, 3 साल बाद, 5 साल बाद मैं कुछ बन के आऊँगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद इस माया नगरी में बहुत सारी लड़कियाँ खो जाती है और यहाँ के जो एक्सपेंसेस है, उस एक्सपेंसेस की बर्डन को सॉल्व करने के लिए और भी बहुत सारे काम करने लगती है। और फिर वो सपना दूर होके वो एक यूट्यूबर बन जाती है या तो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाती है, जिसके ज़रिए वो पैसा तो बहुत कमा लेती है, लेकिन वो अपने सपनों से बहुत दूर हो जाती है। तो ये दूर होते सपने को देखकर ये अभियान हम लोगों ने शुरू किया कि अपने सपनों से दूर मत होइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पैसे वाले लोग दुनिया में आए और चले गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसा बहुत कम कमाया। जैसे कि संजीव कुमार खुद का घर नहीं ले पाया, लेकिन आज के डेट में भारतीय सिनेमा में एक हिस्ट्री है, सबके दिलों में घर है ना। कर लिया। तो हमने चाहते कि किसी लड़की का सपना टूटे, खास करके लड़की का। और क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया आज हमारी इंडस्ट्री में, तो भटकिए मत अपने ध्यान से। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया पे अपने आप को ट्रेंड करना, पैसे कमाना, वो आपका मकसद नहीं है। आप जब पहली बार आपका देश, आपका राज्य छोड़ के आए थे, तो आपके दिमाग में एक ही सपना था कि मुझे हीरोइन बनना है, मुझे बहुत बड़े एक्टर बनना है। लेकिन आज आपके दिमाग में क्या है कि मुझे पर डे के कितने पैसे कमाने हैं, क्योंकि मेरा खर्चा इतना है, छोड़ना यार, कहाँ सक्सेस होंगे करके। तो डोंट डू कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर ड्रीम्स। फिर से कम बैक करिए, छोड़ दीजिए। भले आज आप 10,000 कमा रहे हो, लाख रुपया कमा रहे हो, लात मारिए उसको। आज तकलीफ होगी, लेकिन कल की अगर आपको सुबह देखनी है तो आज की इनकम को छोड़ना पड़ेगा, वरना आज की इनकम मल्टीपल होते जाएगी। एक दिन अरबपति भी बन जाओगे, लेकिन वक्त चला जाएगा, फिर बुढ़े का रोल मिलेगा। मुझे तो लगता है, और ये हमको लगता है, इसलिए हम लोग ने इस अभियान की शुरुआत की है। चलो बैक टू दी क्वेश्चन कि सर एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, जब हम लोगों ने आपकी टेक्निकल टेस्टिंग की थी कांस में, तो ये मैंने पार्था को भी नहीं बताया था, जिस तरीके से आपने जो बीजीएम दिया है उसके अंदर छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को, तो सर देखा है कि ज़्यादातर जो मिक्सिंग करने वाले, जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो रात में बहुत जगते हैं और ये काम करते हैं। तो ये रात का और एक अचीवमेंट का क्या इसका गहरा था? क्योंकि जब मैंने स्लम डॉग भी की थी, तो मैंने रसूल पुगटी साहब का बहुत गहराई से उनको महसूस किया। तो सर ये रात का और म्यूज़िक का क्या ताल्लुक है? सर वो थोड़ा पीसफुल होता है एनवायरनमेंट। आप दिन डर नहीं लगता कभी कि हेल्थ इशू हो जाएगा? आप दिन में सो जाओ सुबह सो जाओ। रात में क्या है कि शांति रहती है, थोड़ा अच्छा लगता है, कोई फ़ोन करने वाला नहीं होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है, तो आप लगता है कि अब आपको सिर्फ अपना काम करना है और आपका बेस्ट परफॉर्मेंस। तब जो वक्त फिर फैमिली को देना चाहिए, वो सारा वक्त आप जब आपके आर्ट में, प्रोफेशन में देते हो, तो कहीं ना कहीं ये मिसिंग होता है क्या कि बहुत सारा वक्त? हर कला में और हर क्षेत्र में मुझे लगता है फैमिली का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होता है आपको ऊपर लाने में, वो साइलेंट हो या वो जिस प्रकार से होता है। बिकॉज फैमिली जो होती है वो आपको कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ वो चाहती है कि आप बड़े हो जाओ, आप वो पैसा कमा लो, वो नाम कमा लो जो आपकी इच्छा हो। सो यस, फैमिली साइलेंटली इज समथिंग दैट एज अ आर्टिस्ट ऑल्सो वो महसूस होता है कि कभी यस हमने सेक्रीफाइस किया है, फैमिली का भी सेक्रीफाइस होता है। पार्था के साथ काम करने में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताओ जो यूनिक रहा और जो मज़ेदार रहा। दोस्ती है। दोस्ती इज अ ओल्ड फ्रेंड
उसने जो कहा कि भाई मेरी पहली फिल्म है, तुझे म्यूज़िक करना है, तो मैंने बोला बस यही चाहिए मुझे। सो दोस्ती निभानी भी पड़ती है। दोस्ती निभानी भी पड़ती है। निभानी भी पड़ती है। ये बहुत बड़ी बात बोल दिया, दोस्ती निभाने का नाम है, दोस्ती करने का नाम नहीं course, है। of course. अच्छा पार्था, ये जो 79th कान फिल्म फेस्टिवल में जो आपकी मूवी फिजिकल स्क्रीन हो रही है, क्योंकि जहाँ तक कि हमारा सर्वे है, इंडिया से एक ही हमारा फेस्टिवल है जो 11 फिल्में एक साथ स्क्रीन कर रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नो, आई फील रियली प्राउड एंड ऑनर्ड कि इन 11 में इस फिल्म को और सभी के एफर्ट्स और सभी ने जो जो निभाया है उसको जस्टिस मिल रहा है। यू नो, आई एम रियली प्राउड दैट सोशली रेलेवेंट और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को एक ग्लोबल रिकग्निशन पहले से ही थी, बट उसका अवेयरनेस इंडिया में आपने किया है, तो आई एम रियली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल टू यू सर। तो आपकी इस साल कांस में 2 फिल्में स्क्रीन हो रही है, एक तो वेद रावतानी की स्टोलन फ्यूचर और एक आपकी खुद की। तो जब आप एक दिन पहले एज ए एक्टर अपने आप को प्रेजेंट करोगे फ्रांस में, और सेकेंड डे आपको फिर एज ए डायरेक्टर प्रेजेंट होना है, तो इसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन किया है? सर मुझे ये लगता है ना, मैंने ना इस फिल्म में मतलब मैंने दोनों फिल्मों में 3 रोल किए हैं एज एन एक्टर, कि वेद की फिल्म में भी एक्टर था, इस फिल्म में भी एक्टर था, और डायरेक्टर का रोल भी मैंने एक्ट ही किया है क्योंकि ये मेरा पहला था। तो मैं सोचा अगर डायरेक्टर होता तो कैसे करता, तो उसको मैंने फॉलो किया, और बाकी मेरा डायरेक्टर तो वो है, तो जैसे यहाँ संभाल लिया वहाँ भी वही संभाल लिया। He did a brilliant job, हमेशा engrossed रहते थे, और मतलब ये बहुत तकलीफ भी दी मैंने एक्टर्स को। अरे वो कम ऑन, कि राइट फ्रॉम द रीडिंग से लेके जो फाइनल एग्जीक्यूशन जिसको कहते हैं, ही वाज ऑलवेज एनग्रॉस्ड। ऐसा नहीं था कि एक पल के लिए भी ही वाज आउट ऑफ हिज, यू नो, कि एक्ट भी कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, तो प्रेशर तो ऑफ कोर्स रहता है। छोटी छोटी चीज़ें थी, वो बच्चे भी थे, उनकी मम्मियों ने जितना कंट्रीब्यूट किया और हेल्प किया, उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें। तो आई थिंक इट इज़ अ टीम एफर्ट, यू नो, सबने सबमिट और सरेंडर किया सब्जेक्ट को, उसकी वजह से हम ये ला पाए प्रोडक्ट। ओके सर, कुछ मैसेज देना चाहोगे आप मीडिया के जरिए इंडस्ट्री को, तो आप बताइए। जैसे आप लोगों ने प्यार दिया है, वैसे ही इंडिपेंडेंट सिनेमा को प्यार देते रहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, यहाँ सावित्री को कौशल्या मिल गई, कहीं कुछ कहानियों में नहीं मिलती, और बहुत सी दिक्कतें होती है, सिनेमा आपको डिस्टर्ब भी करता है, बट उसके पीछे की जद्दोजहद, उसके पीछे की वजह, उसके पीछे की भूख आप समझिए और उसको बढ़ावा दीजिए, ताकि हम इंडिपेंडेंट राइटर्स, क्रिएटर्स, फिल्म मेकर्स को मौका मिले, एंड वी कैन गो ग्लोबल एंड यू नो गिव इंडिया एंड विक्रांत जी बिग नेम। आप एज अ फीमेल क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं यही मैसेज जैसे आपने कभी सोचा था कि आपकी पिक्चर जो कर रहे हो आप, एक दोस्त बोल के, कि वो दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे स्क्रीन होगी? नहीं, ऐसा सब ख्वाब ज़रूर देखते हैं लेकिन वो हकीकत में जब तब्दील होता है तो बहुत अच्छा लगता है, और इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। इसलिए कहते हैं सपने कभी भी जैसे देखना नहीं छोड़ना चाहिए, खुली आंखों से भी देखना चाहिए, कभी भी देखना चाहिए। सो आई बिलीव इन ऑल्सो मैनिफेस्टेशन। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही और बड़ी बड़ी फिल्में पार्ट डायरेक्ट करें और मैं उसमें एक्ट करूँ और वो और ग्लोबली जाए, तो नथिंग लाइक आप दैट। मैसेज क्या देना चाहते हो? मैं यही देना चाहूँगी, जो मुझ जैसी लड़कियाँ हैं या जो भी लड़की आगे आना चाहती है इस प्रोफेशन में, सो प्लीज़ हिम्मत मत हारो, बिकॉज इट्स अ टफ प्रोफेशन। और जब आप ये सोच कर आ रहे हो कि इस इंडस्ट्री में आना है, तो पैशन रखो, कंसिस्टेंट रहो, और गिव अप मत करो, डिसिप्लिन रहो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये फैक्टर्स निभाओगे एवरी डे, तो कामयाबी ज़रूर आपको मिलेगी, इज़ व्हाट आई बिलीव। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much. और उसी की वजह से हमको इसका सौभाग्य मिला कि हम आपके मूवी को इस साल के कांस में लेके जा पा रहे हैं एज अ फिजिकल स्क्रीनिंग के लिए। आप दोनों फिल्म मेकर को मैंने एक साथ एक खास वजह से बुलाया है, क्योंकि आपकी जो मूवी का जो कंटेंट है वो है सिग्नल, कि इंटरनेट में किस तरह हमारी दुनिया ट्रैप हो चुकी है पूरी की पूरी। और सुरेश ने भी एक बेहतरीन पिक्चर बनाई है जिसकी जो कहानी है वो इसके ऊपर है कि हुक्ड अप की हर कोई इंसान इस मोबाइल की दुनिया में हुक हो चुका है। तो इस दोनों कंसेप्ट का एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप दोनों एक साथ कॉन्फ्रेंस करें। तो हैरी, मैं ये सुनना चाहूँगी इतना बड़ा कंटेंट और उसके लिए आपने 3 मिनट का ही वक्त क्यों चुना? फर्स्टली सर बहुत बड़ा थैंक यू। और हिंदी मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मैं हैदराबाद से हूँ,
तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, सो मैं कोशिश करूँगा जितना हो सकता है उतना। हाँ, बट सर ये यू कैन टॉक इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। बट ये जो एक्सपीरियंस की बात आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ा भी है, बट एट द सेम टाइम बहुत पर्सनल भी है। ये हम सबका एक्सपीरियंस है। इसका आइडिया इससे था कि हर दिन सुबह जब मैं उठता हूँ, फर्स्ट थिंग मैं अपना फ़ोन देखता हूँ, और अगर वाईफाई नहीं है और अगर इंटरनेट नहीं है, एक ऑलमोस्ट एक ऐसा लगता है कि दुनिया रुक गया, यू नो। तो हर दिन का ये मेरा एक्सपीरियंस है। और जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले देखता हूँ कि वाईफाई है कि नहीं वहाँ पे। तो उसी को हमने सोचा एक 2-3 मिनट्स वेरी शॉर्ट फिल्म, और ये पूरा हमने आईफोन पे शूट किया, और पूरा एक दिन के अंदर हमने किया। ये 24 आवर्स के अंदर ही हमने पूरा शूट किया और एडिटिंग किया और साउंड वगैरह हमने किया। तो वही है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जितना बड़ा वो है। अच्छा हैरी, एक बात पूछना चाहेंगे आपको कि ये जो सिग्नल का जो कंटेंट है, जैसे कि इस मूवी को देखने जाए तो ये बहुत खर्चीली मूवी दिखती है, और आपने जो फिल्म मेकिंग जहाँ से सीखा है, तो फिल्म मेकिंग स्कूल्स एंड फिल्म मेकिंग, क्या ये ज़रूरी है फिल्म मेकिंग के लिए आपके हिसाब से? सो आई थिंक फिल्म मेकिंग स्कूल्स, फिल्म मेकिंग तुम अपने से भी कर सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि एक फिल्म मेकिंग स्कूल की रिक्वायरमेंट है, बट फिल्म स्कूल का सबसे ज़्यादा एडवांटेज मुझे लगता है ये है कि जिनसे मैंने काम किया वो सब मैंने फिल्म स्कूल में मिला। मतलब पूरा मेरा जो टीम था वो उन सबको मैं फिल्म स्कूल में मिला। सो आई थिंक जब आप फिल्म मेकिंग कम्युनिटी से नहीं आते हो, तो स्पेशली स्टार्टिंग में जब आप शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बना रहे हो, तो अगर फिल्म स्कूल में हो तो तुम्हें एक कम्युनिटी मिलता है। तो आई थिंक मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे फिल्म स्कूल से वो कम्युनिटी मिला। अच्छा सुरेश, एक बात बताइए कि आपने जो पिक्चर बनाई है हुक्ड अप, इसका जो कंसेप्ट का ओरिजिन कहाँ पे, ये कहाँ से आपके दिमाग में थीम आई? कंसेप्ट तो बेसिकली हमारे को एज अ फिल्म मेकर एक ऑब्जर्वेशन जो है फिल्म बनाने के लिए कहा गया था। तो मैंने कहा ऑब्जर्व तो एक्चुअली हम चीज़ें करते ही रहते हैं आपस में इधर उधर देख के। तो फर्स्ट आई थॉट कि मैं जो है जो बेगर्स होते हैं उनके ऊपर बनाऊंगा मूवी। बट फिर मैंने और देखा, लाइक यू नो, मतलब घूमते हुए हम लोग नॉर्मली देखते हैं, सब लोग ऐसे हुक्ड हो चुके हैं मोबाइल पे आज की डेट में, कि मैं मेट्रो से जो है बाय चांस ऐसे ही अपने फ्रेंड के साथ में ट्रेवल कर रहा था। आई सॉ एवरीवन इज़ हुक्ड ऑन मोबाइल। मतलब वो देख के ऐसे ना एज ए फिल्म मेकर की तरह वो हमारे सर कहते हैं कि अपना सेट कर लो, चीज़ें देखना चालू करो एज ए कैमरा एंगल की तरह। मैं देख रहा हूँ नेचुरली, लाइक आई कुड सी लाइक एवरीबडी इज़ हुक्ड ऑन मोबाइल। मतलब सबकी नज़रें नीचे झुकी हुई हैं, कोई इधर उधर राइट में नहीं देख रहा है, लेफ्ट में नहीं देख रहा है। सब लोग अपने जो है मोबाइल में इतने बिजी हैं अपने को व्यस्त रखने के वजह से, या कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाह रहा है, कुछ वैसा टाइप वाला अपने को फोकस रखना चाह रहा है उसमें। तो मैंने कहा इसके ऊपर बनानी चाहिए मुझे पिक्चर। मतलब जिसको भी देख रहे हैं, मतलब बच्चे से लेके बूढ़े सब लोग मोबाइल के अंदर इतनी बुरी तरीके, अब उनका टाइम पास बोलिए कुछ भी, जो मैंने अपने इसमें मूवी में दिखाने की भी वो की है, तो सब लोग उसके अंदर मतलब इतनी बुरी तरीके से ऑक्यूपाइड हैं कि मतलब इधर उधर कुछ दिख ही नहीं रहा उन लोगों को, राइट लेफ्ट। एंड अपने साथ भी होता है कई बार हम स्क्रॉल करते करते इतना घुस जाते हैं अंदर। तो वही मैंने अपना इसमें दिखाया भी अपनी मूवी में कि रात को सो रहे हैं तो भी हमको मोबाइल चाहिए, सुबह उठ रहे हैं तो भी मोबाइल चाहिए, हर एक चीज़ के साथ मतलब इतना प्रॉपरली हुक्ड हो गए हम लोग। आपने जब ये मूवी को बनाने की कोशिश की थी, जब शुरुआत की थी, क्या आपने सोचा था कि दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको इस मूवी को दिखाने का मौका मिलेगा? नहीं, इतना तो नहीं सोचा था आगे, लेकिन ये ज़रूर था कि इसका मैसेज जो है ग्लोबल है, मतलब इसके साथ में रिलेट कर सकते हैं सब लोग, बिकॉज ये लाइफस्टाइल है आज की डेट में। सो उसी बेस पे मैंने इसको जो है आगे मूवी बनाने का सोचा भी कि सब्जेक्ट अच्छा है, मास को अपील करेगा, तो इसके बेस पे बनानी चाहिए। अच्छा हैरी, एज अ यंगेस्ट फिल्म मेकर, क्या आपको लगता है कि मोबाइल एंड इंटरनेट ये बहुत बड़ा रीज़न है मेंटल हेल्थ से की प्रॉब्लम्स जो पूरे ग्लोबल लेवल पर बढ़ रही है उसका? मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ से अगर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, अगर वो मान लो थिएटर भी है, अगर एक आदमी उसमें थिएटर्स में दिन में अगर 20 घंटा रह रहा है, तो वो एक
मेंटल ऑब्सेशन बन के इश्यूज हो सकते हैं। तो मोबाइल और मोबाइल कंटेंट इटसेल्फ मुझे नहीं लगता है कि वो प्रॉब्लम है। किसी भी चीज़ का तरह एक लिमिट होना चाहिए। आज के डेट पे जो माइक्रो ड्रामास की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जो छोटे छोटे 2-3 मिनट्स के एपिसोड्स आते हैं ऑनलाइन, बहुत सारे कंट्रीज़ में वो माइक्रो ड्रामास की इंडस्ट्री मेन फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा हो रहा है। आजकल मैंने देखा कि इंडिया में भी माइक्रो ड्रामास काफ़ी बढ़ रहे हैं। सो कंटेंट कैसे भी कंज्यूम करें, शॉर्ट रील्स बट शॉर्ट एपिसोड्स की तरह 2-3 मिनट का। आई थिंक चाइना में माइक्रो ड्रामास अभी $8-9 बिलियन की इंडस्ट्री है। सो मुझे नहीं लगता है कि कंटेंट का वो कॉज है, अगर चाहे रील्स हो चाहे माइक्रो ड्रामास हो। बट हाँ, अगर दिन में हम 10 घंटे रील्स देख रहे हैं या माइक्रो ड्रामास देख रहे हैं तो हाँ, उसकी वजह से ज़रूर तुम रियल लाइफ से जब इतना डिटैच होने लगते हो, वो किसी भी चीज़ हो सकता है, वो सिर्फ तो हाँ, मुझे वो शॉर्ट कंटेंट से मुझे नहीं लगता है कि ये सब हो रहा है। बट आई थिंक वो एक पर्सनल एक लिमिट होना चाहिए कि कितना देख रहे हो, कितना टाइम मोबाइल फ़ोन पे इन्वेस्ट कर रहे हो। और जैसे आपने बोला, मैं भी कभी कभी मेट्रो वगैरह में जाता हूँ तो सबका सर नीचे है, और हमारा फिल्म का इंस्पिरेशन भी वही है। मुझे ज़ॉम्बी फिल्म्स बहुत पसंद हैं, और आजकल कभी कभी हम कहीं जाते हैं तो सब जब मोबाइल फ़ोन्स पे इतना अटैच्ड है तो लगता है कि सब एक तरफ से माइंड उनका ऑफ है और किसी चीज़ में पूरा इन्वेस्टेड है, रियलिटी से कट आउट है। सो मुझे लगता है कि रियलिटी से जब आप इतना डिटैच होने लगते हो, वो उसका रीज़न हो सकता है। आप क्या कहना चाहोगे सुरेश इस बात के ऊपर? नहीं, बिल्कुल, ये एक्चुअली जो मैंने अपना मैसेज भी दिया इसमें मूवी के थ्रू कि मतलब मोबाइल ज़रूरी है हमारे लिए, लाइक बट एक एक फाइन लाइन होनी चाहिए कि वो कन्वर्ट जो है एडिक्शन में ना हो जाए। कि तो आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन है इस एडिक्शन से दूर होने का? एडिक्शन तो थोड़ा अवेयर रहने वाली बात है। जैसे वो राइटर सर हमारे बोल रहे थे, चीज़ों को लेके एडिक्ट होते हैं जो, मतलब उसमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस अगर रहे इंसान को तो वो एडिक्शन से निकल सकते हैं। एज अ फिल्म मेकर, आप मीडिया के ज़रिए जो आने वाले फिल्म मेकर्स हैं, राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनको क्या आप एक अभिप्राय देना चाहोगे या आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं तो खुद ही न्यू कमर हूँ तो मैं तो कहूँगा बस लगे रहो सब लोग, वही है। हैरी, आप क्या कहना चाहोगे? सो मेरा भी सेम है, मैं भी न्यू कमर हूँ, बट एक एडवाइस जो मुझे मिला है और मेरे साथ जो वर्क हो रहा है वो यही है कि स्पेशली आज के डेट पे हमने अपना फिल्म आईफोन पे शूट किया और उसका सारा एडिटिंग भी हमने आईपैड पे किया। सो पूरा 3-4 घंटा का प्रोसेस था। सो आज के डेट पे आजकल आईफोन पे जो फिल्म्स बनते हैं स्मार्टफोन पे, वो थिएट्रिकल रिलीजेस भी होते हैं। बड़े हॉलीवुड फिल्म्स आईफोन पे बने हुए हैं। पिछला साल 28 ईयर्स लेटे एक फिल्म आई थी, डैनी बॉयल, स्लमडॉग मिलियनेयर के जो डायरेक्टर हैं, वो एक आईफोन शॉर्ट फिल्म एक आईमैक्स ग्लोबल रिलीज़ हुआ। सो आई थिंक उतना जब कैपेबल आईफोन ही नहीं, कोई भी फ़ोन पे आजकल हम जाके बस फिल्म बना सकते हैं, फिर एडिट भी उसी डिवाइस पे कर सकते हैं। तो आई थिंक पहली बार हम ऐसे जनरेशन में हैं जो फिल्म मेकिंग पूरा डेमोक्रेटाइज है एक सेंस में। उसको आप पब्लिश भी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया या यूट्यूब में कहीं भी पोस्ट करके आप दिखा सकते हो। सो मुझे नहीं लगता है कि थिएट्रिकल या स्टूडियोज़ के थ्रू या कन्वेंशनल प्रोड्यूसर्स के थ्रू वो ही अकेला रूट है आज के डेट पे। थैंक यू सो मच सबसे पहले आप दोनों का कि आप लोगों ने फेस्टिवल्स में अपनी पिक्चर भेजी, और इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म एंड अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी हम जैसे न्यू फिल्म कमर्स के लिए, एंड वेरी वेरी मच थैंक यू। दोस्तों, हमारे भारत देश में एक राज्य है बिहार, ठीक है। इस बिहार में बहुत बड़े बड़े, जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध, और बहुत बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए। कुछ लोग हैं कि बिहार के नाम से क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन उसी शहर में से आज से कुछ वक्त पहले एक शख्स आया था जो अपने सपनों को लेकर, उसे पता भी नहीं था कि उसकी बनाई हुई कहानी और उसकी बनाई हुई जो चीज़ है, उसने बनाया हुआ एक प्रयास है, वो दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे बताया जाएगा। मैं उनको बुलाना चाहूँगी इस मंच पर,
प्लीज़ गिव इन द बिग हैंड राहुल सोनू श्रीवास्तव, प्लीज़ कम। और उसके साथ में बुलाना चाहूँगा मैं उसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सोनाली, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज।